Hello students, welcome once again MSG Institute, and it's the time to start science lecture for class 9th. As you know very well, it is our lecture 3rd of science. So let's move here. So we will discuss here part number 3, that is lecture 3 and chapter 1, matter in our surroundings. तो बेटा इससे पहले 2 lectures हो चुके हैं, जल्दी से उनका क्विक रिविजन ले लेते हैं. तो बेटा लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा. सबसे पहला जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर बताया था, मैंने उसमें बताया था आपको कि बेटा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स हमारा चैप्टर है. तो मैटर क्या होता है? व्हाट इज द मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड इट इज फेल्ट बाय सेंसेस इज नोन एज मैटर. कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस होगा जो ऑक्यूपाई स्पेस करेगा, जिसमें मास होगा मीन्स वेट होगा, और जिसको हम अपनी सेंस से फील कर सकते हैं, वो होगा मैटर. तो बेटा कुछ पॉइंट्स हैं. ऑक्यूपाइंग स्पेस जिसमें मास होगा, वेट होगा, और जिसको हम अपनी सेंस से फील कर सकते हैं, मीन्स टच करके फील कर सकते हैं, स्मेल करके फील कर सकते हैं, और टेस्ट करके फील कर सकते हैं, वो सब मैटर होगा. ये सभी एग्जाम्पल्स मैटर के हैं. ठीक है बेटा. तो मैटर किससे मिलके बना है? मैटर पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. पार्टिकल्स मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं, और मॉलिक्यूल्स एटम से मिलके बने हुए हैं, और एटम्स को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो बेटा मैटर्स पार्टिकल्स से, पार्टिकल्स का छोटा सा रूप मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल को छोटे से पार्ट में डिवाइड किया गया एटम्स के रूप में. ठीक है बेटा. तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो मैटर की एग्जाम्पल है, कुछ ऐसे हैं जो मैटर के एग्जाम्पल्स नहीं है, मतलब वो मैटर की डेफिनेशन में फिट नहीं होते, तो इसलिए वो मैटर की एग्जाम्पल्स नहीं है. जैसे रेनबो. बेटा रेनबो सिर्फ एक ऑब्जर्व कर सकते हो, आप देख सकते हो, लेकिन ना तो वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ना ही उसका कोई मास होता है, ना वेट होता है, और ना ही हम उनको सेंस से फील कर सकते हैं. सिर्फ देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, ना ही स्मेल कर सकते हैं. एज योर मेमोरी, योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, हेट, लव, पेन, काइंडनेस, ऑनेस्टी, एटसेट्रा एटसेट्रा. रिफ्लेक्शन. बेटा रिफ्लेक्शन, आपको जो सन है, सन उसका मास होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो मैटर है. लेकिन सन का रिफ्लेक्शन, लाइट, कोई भी आपकी रूम में कोई एलईडी लगी हुई है, वो एक मैटर है, क्योंकि उसका मास है, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है. लेकिन लाइट का रिफ्लेक्शन वो मैटर नहीं है. बेटा आप भी एक मैटर हो, लेकिन आपका जो रिफ्लेक्शन है, आपकी जो शैडो है, वो एक मैटर नहीं है. ठीक है बेटा, क्योंकि उसका कोई मास नहीं है, वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे. फिर हमने बताया कि बेटा इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि कुछ एंशिएंट फिलोसोफर थे, उनका मानना था कि जो मैटर है वो 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, जिनको पंच तत्व बोलते हैं. वो क्या है? एयर, वाटर, फायर, अर्थ और स्काई. लेकिन जो मॉडर्न फिलोसोफर हैं वो कुछ मॉडर्न तरीके से बात करते हैं कि मैटर को 2 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज. तो हम सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को 3 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वो आप बचपन से जानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है बेटा. सो फिर कुछ एक क्वेश्चन था जिसमें हमें सेलेक्ट करना था कि इनमें से कौन सा मैटर है और कौन सा मैटर नहीं है. तो बेटा वो आपको अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि अगर डेफिनेशन क्लियर हो गई तो फिर सब कुछ क्लियर है. फिर हम लेक्चर 2 पे आएंगे. लेक्चर 2 को देखते हैं. तो बेटा हमने एक्टिविटी 1.1 की. इस एक्टिविटी 1.1 एक्टिविटी मैंने बता दी कि एक्सपेरिमेंट हम किस तरह से करते हैं. वहाँ पे हमारे 4 पॉइंट्स होते हैं: एम, रिक्वायरमेंट्स, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन. ओके. तो एक्टिविटी 1.1 में पता चला कि जो मैटर जो है पार्टिकल्स से बनके बने होते हैं, और पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस होता है, कुछ स्पेस होता है, उसको इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं. और इंटरमोलिक्यूलर स्पेस में जब भी कोई किसी मैटर में कोई दूसरा मैटर मिक्स किया जा सकता है, तो वो उस इंटरमोलिक्यूलर स्पेस में फिट हो जाता है, उन वॉइड्स में फिट हो जाता है, इसलिए वो उनमें पर्टिकुलरली मिक्स हो जाता है. जैसे कि आप वाटर में आप अगर शुगर ऐड करो तो वो मिक्स हो जाएगी, वाटर में साल्ट ऐड करो तो वो मिक्स हो जाएगा, क्योंकि बेटा वो जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस हैं वाटर के, वो उन स्पेस में बिल्कुल सेट हो जाता है, जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं या साल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है बेटा, फाइन. तो एक्टिविटी 1.1 में हमने ये किया था. फिर मैंने बताया था आपको कि 2 स्टूडेंट्स हैं, कल्लू और लल्लू नाम दिया था हमने. एक बोलता था कि मैटर जो होता है कॉन्टिन्यूस होता है, सॉलिड होता है नेचर में, और एक बोल रहा था कि पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है. तो मैंने आपको बताया था कि लल्लू ने एक कांच का ग्लास लिया और उसको तोड़ दिया, तो वो पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया. इसका मतलब मैटर पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है. तो द फॉर्म ऑफ मैटर इज क्या है बेटा? पार्टिकल फॉर्म है. एक्टिविटी 1.2 में हमने किया, इसको में बेटा हमने KMnO4 लिया था, और जब हमने इसको ऐसे डिफ्यूज किया, मिक्स किया, तो जैसे अभी हम इसको मिक्सचर का डाइल्यूशन कर रहे थे, तो धीरे धीरे उसका कलर जो है वो लाइट हो रहा था. तो पहले था
डार्क पिंक, फिर थोड़ा लाइट हुआ, फिर और भी ज़्यादा लाइट हो गया। ठीक है बेटा, तो जब डाइल्यूशन होता है किसी मिक्सचर का तो उसका कलर लाइट होता चला जाता है। डाइल्यूशन का मतलब है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो मिक्सचर में कम होती चली जाती है। जैसे अगर एक में जो शुगर है वो 1 लीटर पानी में अगर 500 ग्राम शुगर है और एक में है 100 ग्राम, तो डाइल्यूशन कौन सा होगा? 100 ग्राम वाला, जिसमें कम क्वांटिटी में होता है मिक्सचर में, वो डाइल्यूशन होता है। ठीक है बेटा, वो डाइल्यूट मिक्सचर होता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसके क्वांटिटी को कम करने को क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। ठीक है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो बेटा हमने सबसे पहले एक्टिविटी से देखा मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। फिर दूसरा देखा पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही टाइनी होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज में। ठीक है, तो बहुत ही स्मॉल होते हैं। फिर हम आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। तो बेटा चलते हैं, एंटर करते हैं लेक्चर नंबर 3 में। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो चलें देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी पार्टिकल्स की। और पार्टिकल्स आपको पता है पार्टिकल्स क्या है? मैटर पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। तो बेटा आते हैं एक्टिविटी 1.3 पे। एक्टिविटी 1.3 हमें मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएगी। कैसे बताएगी देखते हैं। बेटा इंसेंस स्टिक बोलते हैं जिसको आप हिंदी में अगरबत्ती बोलते हो, तो उसी की एक्टिविटी है बेटा। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। क्या करेंगे हम एक्टिविटी में? सबसे पहला हमारा एम होता है, फिर हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, फिर हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम उसके ऑब्जर्वेशन के बेस पे एक कंक्लूजन देते हैं, रिजल्ट देते हैं। ठीक है बेटा, तो जितनी भी एक्टिविटी हैं, जितनी भी एक्सपेरिमेंट हैं, उनमें हम ये पॉइंट्स फॉलो करते हैं। कंक्लूजन, ठीक है बेटा, कंक्लूजन देते हैं। सो हमारा एम क्या है देखते हैं क्या है। ठीक है बेटा, क्लियर। तो जो इंसेंस स्टिक है, जो अगरबत्ती है बेटा, अगरबत्ती को आपने ऐसे ही रखा हुआ है अपने रूम में। तो अगर आप बिल्कुल उसके पास में जाओगे, अगरबत्ती के बिल्कुल पास में बैठोगे, मतलब बिल्कुल आपकी टेबल पे रखी हुई है और अभी जलाई नहीं है आपने, ठीक है, अभी उसको लिट नहीं किया, तो आपको बहुत बहुत कम स्मेल आएगी उसकी। अगरबत्ती की जो खुशबू आएगी वो बहुत कम आएगी, क्योंकि ठीक है बेटा। लेकिन अगर आप अगरबत्ती को जला दो और रूम को बंद कर दो और आराम से 10 मिनट के बाद अपने रूम में आओ, और रूम में आने से पहले ही गेट खोलते ही आपको एकदम से स्मेल आएगी। बेटा अगरबत्ती जब आप इंसेंस स्टिक को लाइट करने से पहले स्मेल कैसी थी? बहुत कम थी। लेकिन लाइट करने के बाद उसकी स्मेल कितनी हो गई? उसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा हो गई। तो बेटा कुछ फ़र्क पड़ा? बिल्कुल फ़र्क पड़ा। जलाने से पहले स्मेल बहुत कम थी और अगरबत्ती जलाने के बाद इंसेंस स्टिक को जब हमने लाइट किया तो उसके बाद स्मेल उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा जब अभी तक इंसेंस स्टिक को हमने लाइट नहीं किया था तो उसके पार्टिकल मूव नहीं कर रहे थे, उसके पार्टिकल मूव नहीं कर रहे थे, वहीं पे स्टेबल थे, तो उसकी स्मेल भी कम थी। जब हमने उसको लाइट किया तो उसके पार्टिकल मूव करने लगे, उसके पार्टिकल मोशन में आ गए, और जब मोशन में आ गए तो उसकी स्मेल चारों तरफ फैल गई और हमें रूम से बाहर भी स्मेल आएगी। ठीक है बेटा, हमें रूम से बाहर भी स्मेल आती है जब हम इंसेंस स्टिक लाइट करते हैं अपने घर में या अपने रूम में, कहीं पे भी मंदिर में, तो हमें पूरे घर में स्मेल आती है उसकी। उसका स्मेल आने का यही रीज़न है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लगते हैं, और जहाँ जहाँ भी पार्टिकल मूव करेंगे वहीं पे आपको उसकी स्मेल आएगी, उसकी खुशबू आएगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारी एक्टिविटी 1.3 क्लियर। तो हमने इससे क्या सीखा कि बेटा जो पार्टिकल्स हैं, मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं, मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो बेटा ये तो सिंपल, अभी तो लाइट नहीं किया तो अभी तो ऐसे रखी हुई स्मेल बहुत कम है, लेकिन बेटा अब हमने क्या कर दिया, इसको लाइट कर दिया तो इसकी स्मेल जारी है। और हमें इससे क्या पता चला कि जो पार्टिकल्स हैं, इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स हैं, वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अभी कॉन्टिन्यूसली जहाँ पे भी मूव करेंगे वहीं पे इसकी स्मेल आएगी आपको। ठीक है बेटा, सो एक्टिविटी 1.3 क्लियर हो गया होगा। तो बेटा हमें इससे क्या पता चला कि जो पार्टिकल, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें एक कॉन्स्टेंटली मूवमेंट होता है, उनमें एक कॉन्स्टेंटली मूवमेंट होता है। तो चलिए बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं और देखते हैं। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आई एक्टिविटी 1.3 से, इट इज़ दैट particles of matter
आर continuously moving. कंटिन्यूसली मूविंग, कंटिन्यू वो मूव करते रहते हैं, ठीक है बेटा, कंटिन्यूसली मूविंग। फाइन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आई है। तो 1.3 से हमें क्या पता चला कि जो इंसेंस स्टिक थी उसको लाइट करने से पहले उसकी स्मेल बहुत कम थी क्योंकि उसके पार्टिकल मूव नहीं कर रहे थे, लेकिन तब हमने उसको लाइट किया तो उसके पार्टिकल मूव करने लगे, इससे हमें स्मेल बहुत ज़्यादा आने लगी। इसका मतलब है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। सो बेटा इट इज़ योर एक्टिविटी 1.3। आगे आते हैं एक्टिविटी 1.4 पे। बेटा एक्टिविटी 1.4 क्या शो करता है? बेटा क्या किया, हमारे पास दो मटेरियल है, एक तो है इंक और एक है हनी। जब भी आप बेटा अगर वाटर में इंक को डालोगे, आप वाटर में इंक को डालोगे तो इंक जो हो जाएगी वो बहुत फास्ट डिफ्यूज हो जाएगी, बहुत फास्ट डिफ्यूज होगी। बेटा डिफ्यूज का मतलब है यहाँ पे मिक्स होने से, डिफ्यूज का मतलब है मिक्स होने से, उसका जो डिफ्यूजन है वो बहुत फास्ट होगा। इंक का डिफ्यूजन कैसा होगा? फास्ट होगा। आप पानी में मिलाओ, कोई भी इंक मिलाओ, अब पानी में इंक डालते हैं तो बहुत जल्दी से डिफ्यूज हो जाएगी ना, बहुत जल्दी से मिक्सअप हो जाएगी उसमें, तो समझ सकते हैं ना, ठीक है बेटा। तो बहुत जल्दी से डिफ्यूज हो जाएगी इंक, तो इंक क्या होगा, इसका फास्ट डिफ्यूजन होगा इंक का, क्योंकि वो बहुत इजीली मिक्स हो जाएगी। तो बेटा ये जो थर्ड है इसमें क्या है, इंक है, इसमें क्या है, इंक है इसमें, तो बहुत जल्दी से मिक्सअप हो गई ये पानी में, क्योंकि इंक का क्या है, फास्ट डिफ्यूजन है। लेकिन अगर हम हनी लेंगे, बेटा हनी कैसा होता है, थोड़ा सा, इंक तो फुली लिक्विड होगा लेकिन हनी थोड़ा हार्ड होता है, तो इसका भी डिफ्यूजन होता है वाटर में, लेकिन बहुत ही स्लो डिफ्यूजन होता है, बहुत ही स्लो मिक्सअप होता है ये हनी, ठीक है बेटा। डिफ्यूजन का मतलब मिक्सिंग, क्लियर, डिफ्यूजन का मीन्स मिक्सिंग। तो बेटा क्या हुआ, अगर हम इंक लेंगे पानी में और उसको थोड़ा सा चलाएंगे तो बहुत इजीली मिक्स हो जाएगी वो, लेकिन अगर हनी लेंगे तो हनी ऐसे ही पड़ा रहेगा, जैसे सपोज करो ये हनी है, तो हनी कुछ डिफ्यूज़ नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन जब हमने इसको चलाया ऐसे करके करके तो थोड़ा सा डिफ्यूज़ हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ, बहुत स्लो मूवमेंट में ये मिक्स हुआ पानी में, ठीक है बेटा। तो डिफ्यूज मीन्स, समझ गए आप, डिफ्यूज एक नया वर्ड आया है, डिफ्यूज, डिफ्यूज का मीन्स मिक्सअप होना, ठीक है बेटा, डिफ्यूज का मीन्स मिक्स होना, क्लियर, डिफ्यूज मीन्स मिक्स। तो बेटा यहाँ से हमने देखा कि हमने दो चीज़ें ली थी, हनी और इंक। अभी एक तो थोड़ा स्लो डिफ्यूजन हुआ, एक का फास्ट डिफ्यूजन, एक बहुत फास्ट मिक्स हुई और एक स्लो वे में मिक्स हुई। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हुआ कि हनी बहुत स्लो डिफ्यूजन है और इंक का बहुत फास्ट डिफ्यूजन है? बेटा ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे। किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे। बेटा डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके बेटा, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा मास की जो यूनिट होती है किलोग्राम होती है, ओके, किलोग्राम या फिर ग्राम होती है, ठीक है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे करते हैं? आपकी जो घर की जो वाटर टैंक है उसका वॉल्यूम कितना है? 500 लीटर, 750 लीटर, 1000 लीटर, 2000 लीटर। तो बेटा वॉल्यूम को लीटर में मापते हैं, लीटर में मेजरमेंट, लीटर या ml में, ठीक है बेटा। तो मास की तो यूनिट किलोग्राम और ग्राम हो गई, वॉल्यूम की लीटर और ml हो गई। तो डेंसिटी की यूनिट क्या है? अब आप बताओ डेंसिटी की यूनिट क्या है? अब तो आप अच्छे बच्चे हो गए। तो डेंसिटी की अगर हम किलोग्राम और लीटर लेंगे तो kg पर लीटर, kg पर लीटर, और अगर ग्राम लेंगे तो ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। तो ये डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी। अभी बेटा डेंसिटी से क्या मैटर करता है? डेंसिटी, डेंसिटी को आप ऐसे समझ सकते हो कि बेटा जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अभी आप एक बात बताओ, एक ये हनी है और ये इंक है, ठीक है। बेटा वॉल्यूम होता है कि वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लेना, जैसे हमने हनी की भी एक बूंद ली, ये हनी है, और हमने इंक की भी एक बूंद ली, ठीक है, हमने इंक की भी एक बूंद ली, तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम लिया, ये हनी है, ये इंक है,
तो हमने वॉल्यूम तो दोनों का सेम लिया, लेकिन क्या इनका वेट भी इक्वल होगा? बेटा इंक का मास कैसा होगा? इंक का मास कैसा होगा? उसका तो मास कम होगा। और हनी का मास कैसा होगा? हनी का मास ज़्यादा होगा, क्योंकि हनी थोड़ा थिक होता है, तो मास कैसा होगा इसका? ज़्यादा होगा। तो बेटा मैंने अभी क्या बताया, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसका मास भी ज़्यादा होता है, और जिसकी मास कम होता है उसकी डेंसिटी भी कम होती है। ठीक है बेटा, तो डेंसिटी किसकी कहाँ पे करती है वेरी, देखते हैं बेटा। देखो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, आपके होल लाइफ काम आएगा, साइंस में, मैथ्स में, हर जगह। डेंसिटी इसे लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा जो ये फॉर्मूले बनाए जाते हैं, यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, बुक में नहीं मिलेगा ये आपको। तो बेटा डेंसिटी है, अभी आपने इक्वल लगाया, इसको प्रोपोर्शनल लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? प्रोपोर्शनल, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब बेटा इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करके लिखते हैं, डेंसिटी प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल। बेटा इसके जस्ट सामने मास लिखा हुआ है ना, बिल्कुल मास लिखा हुआ है, अभी डेंसिटी, फिर प्रोपोर्शनल। लेकिन बेटा जो ये मास तो बिल्कुल इसके जस्ट सामने है, इसके बिल्कुल बराबर में है, और वॉल्यूम क्या है? 1 अपॉन में है ना वॉल्यूम, 1 अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा हमेशा याद रखना 1 अपॉन वॉल्यूम। तो हमेशा याद रखना जो बिल्कुल इक्वली लिखा होता है ऐसे इसके बिल्कुल फ्रंट पे, तो अगर बेटा डेंसिटी बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो मास भी इंक्रीज होगा, अगर डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे तो मास भी डिक्रीज होगा। मतलब अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक को घटाएंगे तो दूसरा भी घटेगा। ये प्रोपोर्शनल में होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शनल में। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, जिसका मास कम होगा उसकी डेंसिटी भी कम होगी। ठीक है बेटा, तो ये तो है प्रोपोर्शनल। क्या है बेटा? इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। और इसको बोलते हैं, ये जो अपॉन में आया है इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बेटा यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है। देखो 1 अपॉन में है ना, 1 अपॉन में है, तो इसमें क्या होता है? इसमें तो बिल्कुल अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी बढ़ेगा, बिल्कुल इक्वल चलता है। लेकिन इसमें अगर हम डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम घटेगा। अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है बेटा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, बहुत काम करेगा आपके मैथ्स में, साइंस में, हर जगह जब तक भी आप स्टडी करोगे। ठीक है, क्लियर? तो अभी मैंने आपको इससे प्रूफ करके दिखाया कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका मास भी ज़्यादा होगा। तो बेटा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका मास भी ज़्यादा होगा। तो डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू मास है ना, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका मास भी ज़्यादा होगा। डेंसिटी ज़्यादा है तो मास भी ज़्यादा है। हमने वॉल्यूम लिया है दोनों का सेम। किसका वॉल्यूम? किसका लिया है हमने? हनी का और इंक का। हनी और इंक दोनों का वॉल्यूम सेम लिया है। ओके, मतलब दोनों की एक एक बूंद लिया है, या दोनों को एक 100 ml लिया है, 1 लीटर लिया है, कुछ भी कह लो, लेकिन वॉल्यूम दोनों का सेम है। तो बेटा वॉल्यूम दोनों सेम है तो किस पे वेरी करेगा? डेंसिटी मास पे वेरी करेगी। जिसका मास ज़्यादा होगा, जिसका वेट ज़्यादा होगा, उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो बेटा वेट, आपने एक बूंद हनी लिया है और एक ही ड्रॉप आपने इंक लिया है, तो किसका मास ज़्यादा होगा, किसका वेट ज़्यादा होगा? इंक का या हनी का? हनी थोड़ा थिक होता है तो हनी का जो मास है वो ज़्यादा होगा। हनी का मास क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा, और इंक का मास थोड़ा कम होगा। इंक का मास थोड़ा कम होगा हनी से। ठीक है, लेस देन मास ऑफ हनी। ठीक है बेटा, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो बहुत कम डिफ्यूज़ होता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो बहुत जल्दी डिफ्यूज़ होता है। तो बेटा वापस यहीं पे आते हैं। तो हमें डिफ्यूज़न के बारे में बात कर रहे थे। तो बेटा हनी की डेंसिटी कैसी है? हनी की डेंसिटी ज़्यादा है, हाई डेंसिटी। हनी की कैसी है? हाई डेंसिटी है।
तो जिसका वेट ज़्यादा होगा वो तो बहुत कम मिक्स होगा, और इंक की क्या है, बहुत ही लो डेंसिटी है, कम डेंसिटी है, तो ये कैसा होगा, ये बहुत ही फास्ट डिफ्यूज़ होगा। ठीक है बेटा, तो हनी की हाई डेंसिटी है इसलिए ये स्लो डिफ्यूज़ होगा, और इंक की लो डेंसिटी है इसलिए ये बहुत ही ओके बेटा, आई होप समझ गए होंगे आप क्या रीज़न है, तो डेंसिटी क्या होती है, डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न का मीन्स मिक्सिंग, और सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ कौन सा होगा, डिफ्यूज़न के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं इसको, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न मीन्स नथिंग, मिक्सिंग। ठीक है बेटा, डिफ्यूज़न किस पे वेरी करेगा, डेंसिटी पे। ओके, हाई डेंसिटी, लो डिफ्यूज़न। जिसकी डेंसिटी हाई होगी उसका डिफ्यूज़न लो होगा, उसका डिफ्यूज़न कैसा होगा, लो होगा। अब मैंने आपको बता दिया है कि अगर हाई डेंसिटी होगी तो लो डिफ्यूज़न होगा, जैसे हनी है, तो बेटा हनी का क्या है, लो डिफ्यूज़न है, और इंक का हाई डिफ्यूज़न है। क्यों है वो आपको पता चल गया होगा, अब तक तो आप सीख गए हो। ठीक है बेटा जी, क्लियर, वो हाई डिफ्यूज़न होगा। सो चलते हैं बेटा, एक्टिविटी 1.4 हैज़ बीन फिनिश्ड। एक्टिविटी 1.4 भी हो गई है, तो समझ गए आप सारी चीज़ें। ठीक है बेटा, और ये जो मैंने आपको बताया है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एटसेट्रा, ये सब बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी, कभी भी। ठीक है बेटा, नहीं तो बच्चे इन चीज़ों को रटते हैं, रटने की नहीं, समझने वाली चीज़ें जो बिल्कुल इक्वल होता है। अगर डेंसिटी बढ़ाओगे तो मास भी बढ़ेगा, डेंसिटी डिक्रीज करोगे तो मास भी डिक्रीज होगा। यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जस्ट उल्टा होता है, एक बढ़ता है तो एक घटता है। ठीक है, एक इंक्रीज होगा तो एक डिक्रीज होगा। बेटा एक्टिविटी 1.5 पे चलते हैं, एक्टिविटी 1.5 पे चलते हैं। ओके, उससे पहले आपको डिफ्यूज़न के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। बेटा डिफ्यूज़न क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स of substance is diffusion। ठीक है बेटा, अभी तो मैंने बताया था डिफ्यूजन क्या होता है, कि जब भी हम पार्टिकल्स के सब्सटेंस की इंटरमिक्सिंग करेंगे, उनको मिक्स करेंगे, तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन। बेटा डिफ्यूजन अभी आपको पता होगा, गैस का मिक्सिंग बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि देखो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैस होती हैं, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, ऑर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब गैस होती है, तो गैस की इंटरमिक्सिंग बहुत जल्दी होती है। कुछ लिक्विड भी हैं ऐसे, जैसे आप मिल्क में वाटर डाल दो तो लिक्विड की भी हो जाती है। ठीक है, कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, जैसे पेट्रोल की और वाटर की बहुत कम होती है, पेट्रोल जो है वाटर के ऊपर ही सेट रहता है, वो कभी ज़्यादा मिक्स नहीं होता। ठीक है, लेकिन सॉलिड की तो बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम। ठीक है बेटा, तो डिफ्यूजन मीन्स इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस। कोई भी दो सब्सटेंस के पार्टिकल्स होंगे, अगर हम उनको मिक्सअप करेंगे तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। ओके बेटा जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेटा हम एक्टिविटी 1.5 की तरफ मूव करते हैं, और एक्टिविटी 1.5 में जो हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे पार्टिकल्स की, वो बेस्ड होगी पार्टिकल्स। बेटा पार्टिकल्स टेम्परेचर पे और काइनेटिक एनर्जी। बेटा मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टेम्परेचर पे और काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये हमें एक्टिविटी 1.5 में हमारा एम होगा। क्या होगा बेटा, एम होगा, कैसा बिहेव करते हैं। तो आपके सामने दो बीकर हैं, उससे आपको पता चलेगा कि बेटा कैसा बिहेव करेगा। तो उससे पहले हम जानते हैं कि बेटा ये काइनेटिक टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है बेटा। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो
हॉटनेस बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, और टेम्परेचर अगर कम होता है तो फिर हमें कोल्ड फील होता है, हमें सर्दी लगती है। ठीक है बेटा, क्लियर। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज ए गुड टर्म एंड इट्स ए न्यू टर्म आई थिंक फॉर यू। अगर आपने नहीं पढ़ी है, पढ़ी होगी आपने थोड़ी सी फिजिक्स में, तो फिर भी मैं बता दूं बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, इसको शॉर्ट में के ई लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी, के ई। बेटा काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, हमेशा याद रखो मोशन। कोई भी पर्टिकुलर थिंग है या पर्सन है, वो मोशन में है। किस में है? मोशन में है। किसमें बेटा? मोशन में है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर कोई भी चीज़ मोशन कर रही है, कोई भी पर्सन मोशन में है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे बेटा मूविंग ट्रेन, मूविंग ट्रेन, अभी मेरा पैन चल रहा है, तो मेरा जो पैन है वो मूविंग पैन है, तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। ओके, अभी आप डांस कर रहे हो, तो अगर आप अभी डांस कर रहे हो तो आप काइनेटिक एनर्जी है आप में। अगर आप बैठे हो तो फिर आप में काइनेटिक एनर्जी नहीं है, क्योंकि अभी आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो, कोई मोशन नहीं कर रहे हो। तो जितनी भी चीज़ें मोशन करती हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, या हम ये कह सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मोशन is called kinetic energy, is called kinetic energy। मोशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है बेटा, मोशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। या कोई पर्टिकुलर कोई थिंग है वो मूव कर रही है, मोशन में है, तो उसको उसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है बेटा, कोई ट्रेन है वो चल रही है, जा रही है वो, ठीक है, वो जा रही है ट्रेन, तो उसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है बेटा, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, लेकिन वो मूवमेंट में होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, तो उसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें बेटा। ठीक है, उसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर। वो हमें, जैसे आपका फैन चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो बेटा मूव कर रहा है ना वो, तो मूविंग, कोई भी मूविंग सब्सटेंस है, कोई भी मूविंग थिंग है, उसमें हमेशा काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर मोशन में नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ठीक है बेटा, क्लियर। सो एक्टिविटी 1.5 की तरफ चलते हैं, जो किस पे बेस्ड थी बेटा? टेम्परेचर पे और काइनेटिक एनर्जी पे। तो काइनेटिक एनर्जी समझ आ गया, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो हम एक्टिविटी 1.5 से करेंगे। तो बेटा ये वाला तो है हॉट, ठीक है, इस वाले बीकर में जो है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और इस ये जो है कोल्ड, ये है कोल्ड, ये है कोल्ड। तो बेटा ये है हॉट और ये है कोल्ड। अब आप देखो बेटा, इन दोनों बीकर से हम क्या प्रूफ करेंगे, क्या सीखेंगे कि पार्टिकल्स का टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या इफेक्ट होता है। तो बेटा क्या होगा, तो बेटा पहले क्या है? टेम्परेचर, हम लिखते हैं टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर। फिर हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंड देन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या लिख रहे हैं, अभी आ जाएगा। ठीक है बेटा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और मैं आपको एक ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है बेटा, टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से होता है, और काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन किससे होगा? मोमेंट ऑफ पार्टिकल से होगा। तो बेटा आप क्या करेंगे, तभी भी हम टेम्परेचर को हाई करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को हाई करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी भी हाई हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। और तब बेटा टेम्परेचर हाई हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी हाई हो जाएगी, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज हो जाता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज हो जाता है। ये इन तीनों में रिलेशन है। ठीक है बेटा, अगर हम टेम्परेचर को हाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी हाई हो जाएगी और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी बहुत स्पीड में हो जाएगा। ठीक है बेटा,
अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है और मोमेंट ऑफ पार्टिकल भी इंक्रीज हो जाता है। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये इनमें रिलेशन है, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ेगा। ठीक है बेटा, क्लियर। सो हमने यहाँ से क्या सीखा कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का मैटर के पार्टिकल्स पे क्या इफेक्ट होता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है और उससे जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो भी बढ़ जाता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट भी बढ़ता है। ठीक है बेटा, पार्टिकल्स का मूवमेंट भी बढ़ता है। तो बेटा यहाँ पे देखो, आप ये बताओ ये हॉट है ये कोल्ड है, बेटा किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हॉट वाले का ज़्यादा होगा, हॉट वाले का ज़्यादा होगा। बेटा ये हॉट है तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, हॉट वाले की होगी, कोल्ड वाले की। जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ेगी, तो इसी की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है बेटा, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और बेटा जब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इसका पार्टिकल का मूवमेंट भी तो ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने अभी लिखाया है आपको कि जब टेम्परेचर बढ़ता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो फिर पार्टिकल्स का मूवमेंट भी बढ़ता है, पार्टिकल्स मूवमेंट वो भी ज़्यादा होगा, मूवमेंट ये भी ज़्यादा होगा। तो बेटा तीनों चीज़ें ज़्यादा होंगी किसकी, कोल्ड वाले, हॉट वाले बीकर की, क्योंकि हॉट है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर दोनों ज़्यादा होंगे तो पार्टिकल का मूवमेंट भी वहाँ पे इंक्रीज होगा। ओके, तो हॉट वाले का पार्टिकल मूवमेंट ज़्यादा होगा। ओके, और कोल्ड वाले का तो टेम्परेचर ही नहीं बढ़ा, तो टेम्परेचर ही नहीं बढ़ा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है और वहाँ पे मूवमेंट बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। ठीक है बेटा, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल से बात करते हैं, फिर आप भूलोगे नहीं कभी भी। तो बेटा जी कभी आपने वाटर बॉईल होते हुए देखा है, वाटर बॉईल होते हुए देखा है कभी, बिल्कुल देखा है। तो बेटा जब वाटर ठंडा रहता है वो एकदम शांत रहता है, एकदम शांत, ऐसे बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह, कोई शरारत नहीं करता है। ठीक है, अभी क्या है, ये वाटर बिल्कुल कोल्ड वाटर है। ठीक है बेटा, अभी सपोज करो ये वाला इस साइड में कोल्ड है और इस साइड में हॉट है, तो बेटा ये तो कोल्ड वाटर है, ये कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, बहुत कम है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका। बेटा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये हॉट होना शुरू होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आपने क्या एक चीज़ नोटिस की है, जब हम वाटर को गर्म करते हैं, हॉट करते हैं, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है उसका, तो बेटा उसमें जो वाटर में ना एक स्ट्रीम चलने लगती है, वाटर में एक स्ट्रीम चलने लगती है और मूवमेंट होने लगता है। वो मूवमेंट किसका होता है, वाटर के पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। वाटर भी एक मैटर है, क्योंकि वाटर भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वाटर में भी मास होता है और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करने लगते हैं। तो बेटा मूव करने लगेंगे तो उनमें क्या आ जाएगी, फिर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अभी काइनेटिक, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। और सेम वे में अगर बहुत ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होने लगता है और आपने देखा होगा कितना ज़्यादा मूवमेंट होता है, पानी वाटर जो है वो बाहर भी निकल जाता है। ठीक है, बॉयल होते होते हुए बहुत ज़्यादा उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। तो बेटा पार्टिकल्स का मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दिया तो पार्टिकल्स का मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो समझ आया बेटा। ओके, सो क्या रिलेशन है एक्टिविटी 1.5 का, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है बेटा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल का मूवमेंट भी इंक्रीज होगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट भी इंक्रीज होगा, पार्टिकल्स मूवमेंट भी इंक्रीज होगा। तो ये रिलेशन है एक्टिविटी 1.5। हमने इससे क्या पता लगाया कि पार्टिकल का मूवमेंट टेम्परेचर और काइनेटिक डिग्री पे, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड होता है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है और उससे पार्टिकल का मूवमेंट की स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। ओके बेटा, सो हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, जल्दी से क्विक रिवीजन लेते हैं। तो मैंने आपको आज बताया
लेक्चर नंबर 3 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सबसे पहली एक्टिविटी हमने 1.3 की इंसेंस स्टिक के बारे में। जब तक आप बेटा इंसेंस स्टिक को लिट नहीं करते हो तो इसकी स्मेल बहुत कम आती है, और लाइट करने के बाद स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि लाइट करने से पहले उसके पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, इसलिए स्मेल बहुत कम होती है, और लाइट करने के बाद उसके पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं तो स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। इससे पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। ठीक है बेटा, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई इससे। ठीक है, फिर हमने एक्टिविटी 1.4 पे, इसमें हमने क्या किया, इसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस देखा कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो बेटा हमने एक इंक लिया और हनी लिया, तो हमने जब पानी में इंक को डिसॉल्व किया तो वो बहुत फास्ट डिफ्यूजन हो गई, मतलब बहुत जल्दी से मिक्स हो गई, लेकिन हनी काफ़ी स्लो वे में मिक्स हुआ, काफ़ी टाइम लिया उसने मिक्स होने में। तो इसका क्या रीज़न है बेटा, इसका रीज़न है कि जो हनी है वो थोड़ा थिक है, इसलिए वो बहुत टाइम लिया, लेकिन इंक बहुत लाइट है तो इसलिए उसने बहुत जल्दी से फास्ट वे में मिक्स हो गई। डिफ्यूजन का मतलब है इंटरमिक्सिंग। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको डिफ्यूजन से फिर एक कॉन्सेप्ट सिखाया डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट होती है केजी या फिर ग्राम, वॉल्यूम की होती है लीटर या एमएल। तो बेटा या तो आप केजी के साथ लीटर लोगे, केजी पर लीटर हो जाएगा, ग्राम के साथ एमएल लोगे, ग्राम पर एमएल हो जाएगा। तो डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो बेटा हनी का जिसका ज़्यादा मास होगा उसी की ज़्यादा डेंसिटी होगी, और जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी वो कम मिक्स होगा, उसका डिफ्यूजन कम होगा। हाई डेंसिटी लो डिफ्यूजन, हाई डेंसिटी लो डिफ्यूजन। ठीक है बेटा, ओके। मैंने आपको डेंसिटी के फॉर्मूले को बिल्कुल ब्रेक करके एक कॉन्सेप्ट सिखाया, आपकी जो होल लाइफ काम आएगा यहाँ पे। ये प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो ये आपने सीखा, और बाद में उससे हमने कंक्लूजन लिया कि अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो मास ज़्यादा होगा, और डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती है उसका डिफ्यूज़न बहुत कम होता है, क्योंकि हनी की जो ज़्यादा डेंसिटी है तो उसका डिफ्यूज़न कम हुआ है, और इंक की डेंसिटी कम है तो उसका डिफ्यूज़न ज़्यादा हुआ है वाटर में। एक्टिविटी 1.5 में हमने देखा कि पार्टिकल के मूवमेंट पे टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का क्या इफेक्ट होता है। तो ये हमने प्रूफ किया यहाँ पे कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होती है तो पार्टिकल मोशन में आ जाता है। मोशन में आने का मतलब उसका मूवमेंट बढ़ने लगता है। तो बेटा हॉट बीकर वाले का पार्टिकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा, और कोल्ड बीकर वाले का पार्टिकल मूवमेंट्स नेग्लिजिबल होगा। ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। हमेशा जो भी मूविंग सब्सटेंस होगा, मूविंग थिंग होगी, उसमें हमेशा काइनेटिक एनर्जी होगी। चाहे आप अगर आप रनिंग कर रहे हो तो आप में काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर आप ट्रेन कोई मूव कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। योर सीलिंग फैन इज रिवॉल्विंग सो इट इज़ इन काइनेटिक एनर्जी राइट नाउ। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाए, और एक्टिविटी 1.5 का एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने दिखाया वाटर बॉयल करके आपको। तो बेटा कभी नहीं भूलोगे इस एक्टिविटी को कि पार्टिकल मूवमेंट किस पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे और काइनेटिक एनर्जी पे। ओके बेटा, सो दैट्स एनफ फॉर टुडेज लेक्चर, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट lecture, that is, and it will be lecture number 4. So thank you so much for attending this session, and keep smiling, keep preparing बेटा। description section में क्लास नोट्स मिलेंगे आपको, उससे रिवाइज कर लेना। सारा लेक्चर 3 मिनट्स में रिवाइज हो जाएगा। और बेटा ऑलवेज रिमेंबर, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो फिर से इतना ज़्यादा टाइम खराब कर देते हो जितना आप वीडियो देखते हो। तो वीडियो को देखने की दोबारा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप एक बार वीडियो अच्छे से देखो, समझो, और उसके बाद क्लास नोट से रिवीजन करते रहो। आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, और अच्छे से रिवीजन करते होगे, टाइमली रिवीजन करते रहोगे तो आप कुछ भी नहीं भूलने वाले हो, क्योंकि कोई चीज़ रटने वाली है ही नहीं है, सब समझने वाली चीज़ें हैं। ठीक है बेटा, तो रटना नहीं है बिल्कुल भी, और जब तक समझ नहीं लेते हो तब तक अपनी नोटबुक पे लिखना नहीं है। पहले सीखो, देखो, समझो, सुनो, उसके बाद अच्छे से माइंड में सेट करो, समझो, और उसके बाद समझने के बाद अपनी नोटबुक पे नोट किया करो। ओके बेटा, सो नाइस टू मीट यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। हैव ए ग्रेट डे।